तिरानवेवां संशोधन, ठीक है, 93वां संशोधन 93rd, ठीक है, 2005 कब हुआ था? 2005। शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी या प्राइवेट, देखना इससे पहले जो संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(4) में भी बताए थे ना, अनुच्छेद 15(4) में वहां पे भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। 15(4) में कि क्या किया गया था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से दबे कुचले लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। और मुख्य रूप से टारगेटेड था शैक्षणिक संस्थाओं में। कहां था? शैक्षणिक संस्थाओं में। इसी को और दुरुस्त किया गया और शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी तथा प्राइवेट दोनों को शामिल कर दिया गया। सिर्फ छूटा इसमें कौन? अल्पसंख्यक संस्था। कौन छूटा? अल्पसंख्यक संस्था, ठीक है। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 15(5). कौन जोड़ा गया? 15(5). इसके बाद 1994 यानी 2006 में इसको संशोधित किया गया था, ठीक है, जोड़ा गया था। 94 संविधान संशोधन। 53वां कब हुआ? 93rd कब हुआ? 2005। और 54वां यानी 94th कब हुआ? 2006। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत संशोधन किया गया। ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए अन्य स्टेट के एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 जगह के चीजों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले यहाँ पर बिहार नाम से एक आर्टिकल आता था अनुच्छेद 164(1) में कि बिहार में एक जो आदिवासी है उनके विकास के लिए एक मंत्री होना आवश्यक है। हाँ, इससे पहले तुम देखोगे तो बिहार में झारखंड शामिल था, ठीक है, इससे पहले उड़ीसा भी शामिल था। तो जब ये सब शामिल था तो बिहार को सामूहिक रूप से हम लोग लेते थे, और जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें बिहार इकलौता बिहार ही था। फिर बाद में जाके देखा कि तो उससे झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ। उड़ीसा तो पहले अलग हो चुका था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ हमारा, उस वक्त बिहार और झारखंड एक साथ था, ठीक है। उसके बाद 2000 ईस्वी में झारखंड हमसे क्या हो गया? अलग हो गया। और लगभग सारे आदिवासियों को लेकर कौन चला गया? झारखंड है, हमारे यहाँ अभी भी है, लेकिन कुछ प्रतिशत तक। अब इसके लिए बहुत ज्यादा कोई विशेष उपबंध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन झारखंड में देखोगे बहुत कुछ होता है आदिवासियों के लिए। तो पहले क्या था कि बिहार में एक आदिवासी मंत्री होना अनिवार्य होता था आदिवासी के विकास के लिए, पर अब इस संशोधन के बाद इसको चेंज किया गया। तो बिहार एक शब्द जो था उसके जगह पे नया शब्द जोड़ा गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी अब यहाँ तो अनिवार्य है, पर बिहार में उस मंत्री का होना अनिवार्य नहीं है। तो याद रखोगे 94 संविधान संशोधन 2006 के तहत संविधान के अनुच्छेद 164(1) में बिहार के जगह क्या जोड़ा गया? छत्तीसगढ़ व झारखंड। यानी बिहार में अब आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। 96, ये क्या है 96? तो इसमें 8वीं अनुसूची में शब्द में बदलाव लाया गया है। किसमें लाया गया है? शब्द में। उड़िया भाषा, ठीक है, उड़िया भाषा के शब्द में बदलाव आया है। पहले क्या था? ये पहले इस जो भाषा का नाम था वो था उड़िया। क्या था? उड़िया, ठीक है, अंग्रेज वाला उड़िया। इसको बदल के क्या किया गया? उड़िया, ठीक है। बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं है। पहले उड़िया को उड़िया लिखता था, उड़िया, तो उड़िया को बदल के क्या किया गया? उड़िया। बस, बहुत ज्यादा इसमें कोई तुमको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो याद रखोगे यह है 96 संविधान संशोधन 2011। कब किया गया? 2011, ठीक है। आज का जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 97। कौन सा है? 97। ये एक बार पूछा गया पर तुम्हारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। 97 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? 97। और ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। सहकारी समिति को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? सहकारी समिति। और एग्जाम में बहुत सारे सवाल इससे पूछे गए हैं रिसेंटली, ठीक है। तो याद रखोगे सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, संवैधानिक स्थान दिया गया। किस वर्ष ये आया था? 2011 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ और इसके तहत जो सहकारी समितियां हैं उसकी चर्चा की गई। इसको स्पेशल स्थान मिला संविधान में। 3 जगह पे इसको इंक्लूड किया गया है और तीनों से एग्जाम में सवाल आया है। रिसेंटली किसी एग्जाम में सवाल आया था अनुच्छेद 19(1)(c) से, और पूछा था निम्न में से किस में सहकारी समिति की चर्चा है, ठीक है। 43A, हम ऑप्शन अभी भी हमको याद है, सेट में शायद किसी दिन आया होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन में था 43A, अनुच्छेद 19(1)(c) और भाग 9A, और इनमें से सभी। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको तो कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है, जो बच्चा पढ़ा है वो इनमें से सभी मार देगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत भूल गया है, कुछ कुछ याद है, ठीक है। एक ही आंसर होगा, वो होगा 19(1)(c),
43 बी है और भाग 9 बी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ी अगर हुआ तो गड़बड़ हो जाओगे। तो याद रखना सहकारी समितियों को जोड़ा गया है, एवं सिर्फ जोड़ा ही नहीं गया है बल्कि इनको संरक्षण भी प्रदान किया गया है। ये एक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। संरक्षण किससे? राजनीतिक हस्तक्षेप से। संरक्षण किससे? राजनीतिक हस्तक्षेप से। अगर पूछा जाए सहकारी समिति से कुछ भी कि कब लाया गया, तो अभी फिलहाल एक ही याद रखोगे, ये है 97 संविधान संशोधन जो कि 2011 में आया, और इसके तहत सहकारी समिति को संविधान में इंक्लूड भी किया गया और साथ ही साथ उसको संरक्षण भी प्रदान किया गया, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, ठीक है। और इसके तहत 3 नई चीजें जोड़ी गई। कौन कौन सा? भाग 9 बी, अनुच्छेद 19(1)(c) और अनुच्छेद 43 बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। ये सहकारी समितियों की चर्चा किन किन जगह पे है? भाग 9 बी, अनुच्छेद 19(1)(c) और 43 बी। ये 3 चीज है जहां पे सहकारी समिति की चर्चा है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा, जो भाग 9 बी है उसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? भाग 9 बी जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक? अब देखो जेड जी तो पहले आ चुके हैं, ठीक है। नगर पालिका में जेड जी आ चुके हैं, तो जेड एच से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? अगर हम इसका बात करें, इसका अनुच्छेद का, तो 243 जेड एच, 243 जेड एच से लेकर कहां तक? जेड टी तक, ठीक है। जेड टी तक, ठीक है, याद रखना 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक। अब यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा ये याद रखने में सहूलियत हो रहा होगा, क्योंकि पहला दोनों याद हो गया है, नहीं तो बच्चा का दिमाग खराब हो जाता है ये सब याद रखने में। सबसे पहले एक बार रिकॉल करवा देते हैं सब। भाग 9 में 243 ए से ओ, एकदम सबको कंठस्थ हो गया होगा ये। भाग 9 ए, इसमें क्या है? नगर पालिका। 243 ओ तक हो चुका है, तो पी से जेड जी। अब है भाग 9 बी, 243 जेड एस से लेकर जेड टी तक, ठीक है। देखो जो पहली बार अभी पढ़ रहे हो कभी, उसको ये सब बहुत भारी लग रहा होगा, पर रिवीजन करते करते, रिपीट करते करते धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, याद रखना। इसके बाद है 99 संविधान संशोधन। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को सरकार कंट्रोल करने का प्रयास की थी। क्या की थी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सरकार कंट्रोल करने का प्रयास की थी। बोलोगे कैसे प्रयास की थी? अपने हिसाब से इन्होंने एक नया पैटर्न बदला। अभी कोलोजियम को लेकर काफी विवाद भी है हमारे यहाँ, कभी किसी दिन चर्चा करेंगे कोलोजियम के बारे में। सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उसके लिए एक टीम बनाया हुआ है, लगभग 5 सदस्य उसमें होते हैं, और इसको कहते हैं कोलोजियम। क्या कहते हैं? कोलोजियम। यही नियुक्त करता है और ट्रांसफर करता है। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं ट्रांसफर के लिए कौन उत्तरदायी है? कोलोजियम। क्या कहते हैं इसको? कोलोजियम। कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब कभी अलग से चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना याद रखना कोलोजियम होता है। सरकार ने बदलाव करने का प्रयास किया और कोलोजियम को समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया? कोलोजियम को। और उसके जगह पे एक नया चीज लेके आया जिसको कहा गया एनजेएसी। क्या कहा गया? एनजेएसी। फुल फॉर्म नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इसके बारे में तुमको ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ये हो गया है निरस्त। क्या हो गया है? निरस्त। इसीलिए सिर्फ जानना है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एनजेएसी कब लाया गया था? कब लाया गया था? 2014 में, ठीक है। किसको खत्म करके? कोलोजियम को खत्म करके। किसको खत्म करके? कोलोजियम को खत्म करके। एनजेएसी का कार्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के नियुक्ति एवं उनका ट्रांसफर, इसको देखना, ठीक है। अभी ये काम कौन कर रहा था? कोलोजियम। इसके जगह पे आप कौन करेगा? एनजेएसी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया। क्या दे दिया? असंवैधानिक। और इन्होंने इस चीज को निरस्त कर दिया। तो क्या 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 अभी वर्तमान में एनजेएसी है अस्तित्व में? आंसर है नहीं। अभी वर्तमान में फिर वापस कौन आ गया? कोलोजियम। तो अगर पूछा जाए कि कोलोजियम वापस कब से शुरू हो गया? 2015 से। मात्र कुछ महीनों के लिए ही ये आ पाया था और सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद ये बाकी चीजें खत्म हो गई। तो अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है और उनका ट्रांसफर है वो किसके द्वारा किया जाता है? कोलोजियम के द्वारा। लेकिन इसमें बदलाव होने का प्रयास कब किया गया? 99वां संविधान संशोधन 2014। किसके, इसका जगह कौन ले रहा था? एनजेएसी। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है।
और इसको रद्द कब कर दिया गया? 2015 में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 100 से लेकर 106 तक, ये हम लोग अपने समय का मतलब क्या बोल सकते हो, अभी जो जब से पढ़ाई शुरू किए हो इसके समय का मानते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे हर बार एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन आते रहता है। तो यहां से लेकर 100 से लेकर 106 तक ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये न्यू हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं करंट अफेयर्स का चीज हो गया। ठीक है, 100 को तो छोड़ भी दोगे, 101 से नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, चलो यहां से एक एक करके देख लेते हैं। 100 अनुच्छेद जो सॉरी संशोधन जो 100वां संविधान संशोधन था, भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लागू। ठीक है, देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से लेकर बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट रहा है। पहले भी हम बताएं, जो 1960 में समझौता हुआ था वो नेहरू नून समझौता को लागू करने के लिए, याद है? ठीक है, बताए थे बेरुवारी दे दिए हम लोग, किसको दे दिए? बांग्लादेश को, ताकि शांति बना रहे, क्योंकि वहां जगह जो है वो बड़ा गड़बड़ है। बताए थे कि कुछ छोटे छोटे टापूनुमा स्ट्रक्चर है, टापूनुमा इसलिए हुआ क्योंकि चारों तरफ जमीन है पाकिस्तान का यानी बांग्लादेश का, और बीच में एक ठुल्ला ऐसा जमीन हमारा है। वैसे ही हमारे तरफ भी है कि चारों तरफ जमीन हमारा है और बीच में एक टापू ऐसा जमीन किसका है? बांग्लादेश का। इसी को कहते थे एनक्लेव। क्या कहते थे? एनक्लेव। और इसकी संख्या काफी अधिक थी, 150 से ऊपर एनक्लेव था। अब इस समय में 2015 में, ये कब आया? 2015 में। अगर 100वां संविधान संशोधन पूछा जाए कब आया? 2015 में। इससे पहले भी 2011 में ही समझौता हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच में इसी एनक्लेव्स को लेकर। उसमें से मुख्य जो है वो है 3 बीघा कॉरिडोर। क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर क्या था? नाम है इसका 3 बीघा, तो 3 बीघा ही होगा। ये एक रास्ता था जो कि भारत में बांग्लादेश के एनक्लेव के लिए कनेक्शन प्रदान करता था। नहीं समझ में आया? एनक्लेव क्या बात कर रहे हैं? जैसे ये मान लो ये बाउंड्री है, ठीक है, किसका बाउंड्री है? ये है भारत, ठीक है, और ये कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अब समझना, मेरा कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है। कुछ समझ में आ रहा है? अब मान लो अगर यहाँ पे कुछ हिस्सा है भी, छोटा छोटा एरिया, ये सबको किसी तरह कनेक्शन प्रदान कर देगा, लेकिन बांग्लादेश जाएगा कैसे? ठीक है, बांग्लादेश जाने का कोई तो रास्ता चाहिए। तो एक रास्ता था पतला ऐसा, जो कि इसको बांग्लादेश से कनेक्ट करता था, और इसी को कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। क्या कहते थे? 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, तो 3 बीघा कॉरिडोर तो सिर्फ एक है जो चर्चित है। कई बार पूछा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। तो हम लोग ये 3 बीघा कॉरिडोर दे दिए थे उसको, चलो तुम लोग भाड़े पे ले लो और इसको यूज करो रास्ते के लिए, जब हमारा इच्छा होगा तो हम छीन लेंगे। इसी पर कई विवाद हो रहा था कि इस तो दिक्कत है, हम लोग कैसे डेवलपमेंट करेंगे? अगर ये सब दिन भाड़े पे ही लिए रहे तो जब आपका इच्छा होगा तो आप तो बाउंड्री सील कर देंगे, तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी को लेकर काफी विवाद चलते आ रहा था। तो 2011 में एक समझौता हुआ था, इसके तहत ये विचार किया गया था कि हम लोग कुछ जमीनों का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। कुछ आपको दे देंगे, और सॉरी हम अपना आपको दे देंगे और कुछ आपका हम ले लेंगे। लेकिन इसमें नुकसान हो रहा था भारत को। किसको नुकसान हो रहा था? भारत। तो टोटल जो एनक्लेव का आदान प्रदान हुआ है, एक क्या एनक्लेव समझ में आ गया ना क्या है? ये सब छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े हैं, इसी को क्या कहते थे? एनक्लेव। तो टोटल 51 एनक्लेव भारत को मिला। किसको मिला? भारत को। और 111 एनक्लेव किसको मिला? बांग्लादेश को। ठीक है, तो क्षेत्रफल में भी अंतर आएगा, क्योंकि संख्या अधिक है तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल में भी अंतर आएगा। तो ज्यादा क्षेत्र किसको मिला? बांग्लादेश। लेकिन हम लोग वहां पर सीमा पर उस जगह पे एडजस्टमेंट करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए इस तरह का डिसीजन लिए थे। और 2011 का जो समझौता था उसी को फाइनलाइज करने के लिए मोदी जी ने 2015 में एक संशोधन किया, और यह संशोधन है 100वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारत एवं बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता, जो भूमि सीमा समझौता है, वो लागू हुआ। और इसके तहत जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। तो 2 एग्जाम में पूछा जाता है, बेरूवारी अगर पूछेगा तो 1960, और 3 बीघा कॉरिडोर पूछेगा तो 100वां संविधान संशोधन। लेकिन सिर्फ ये याद रखना कि 3 बीघा कॉरिडोर ही नहीं है, बल्कि इसमें भारत को कितना मिला? भारत को 51 एनक्लेव। ठीक है, 51 एनक्लेव मिला। ठीक है, 51 एनक्लेव। ठीक है, 51 एनक्लेव मिला। और बांग्लादेश को, ठीक है, हाँ, बांग्लादेश को, ठीक है, क्या लिख दिया जी? गड़बड़ लिखे हैं कुछ? हाँ, बांग्लादेश को मिला। ठीक है, कितना मिला? 111 एनक्लेव। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये सिर्फ इसको लेकर नहीं है, बल्कि इसमें सबसे हाईलाइटेड और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है और जो तुम जान रहे हो वो क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। तो 3 बीघा कॉरिडोर हम लोग किसको दे दिए? बांग्लादेश को। तो ये एग्जाम में आज भी सवाल पूछा जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर किस 2 देश के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो याद रखोगे। अच्छा, ये जो जमीन आदान प्रदान की प्रभावित राज्य, सबसे अधिक प्रभावित हुआ था बांग्लादेश, सॉरी
वेस्ट बंगाल, ठीक है। प्रभावित राज्य कौन कौन है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं जो इससे प्रभावित हुआ है और इसमें हम लोग आदान प्रदान किए हैं जमीन का। कब किए? 2015 में। तो जमीन रिलेटेड आदान प्रदान जो हुआ है 2 संशोधन है और दोनों अच्छे से याद रखना, 1960 और दूसरा है 2015। और दोनों किससे हुआ है? बांग्लादेश के साथ। तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछा सकता है कि बताओ निम्न में से किस वर्ष बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया गया था। उसमें ये दोनों का नाम रह सकता है। तो कौन कौन सा? 1960 और 2015। क्लियर हो गया? हो गया यहां तक क्लियर? बढ़े आगे, चलो। अब है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था 101वां संविधान संशोधन में? जीएसटी लागू। और जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत तो हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, और बोले हैं कभी इसके बारे में डिटेल्स और पढ़ाएंगे। तो याद रखोगे किस वर्ष लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन? 2016, ठीक है। और लागू हुआ 1 जुलाई 2016 से। क्या हुआ? टाइम नहीं बताया था क्या? बैठो, ठीक है। 1 जुलाई 2016 से। कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2016, ठीक है। देखो जीएसटी बिल भी लाया गया, जीएसटी बिल पारित हुआ और जीएसटी परिषद भी बनाया गया। सब चीज के बारे में हम लोग अनुच्छेद में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ याद रखना संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। किस वर्ष आया? 2016 में। और इसके तहत ही जीएसटी को लाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद है 102वां संविधान संशोधन। ये काफी महत्वपूर्ण है ओबीसी के लिए। ओबीसी या अन्य जो शैक्षणिक रूप से, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम देखे हो इसके तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद है? 338B। इससे पहले भी ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। हम बोले ओबीसी के लिए यानी सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए एक अनुच्छेद था। कौन सा अनुच्छेद? 340। कौन सा? 340। और कहा गया था कि राष्ट्रपति समय समय पर एक आयोग का गठन करेंगे जो उनके डेवलपमेंट को गाइड करेगा। किसके डेवलपमेंट को? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। और बीच बीच में करते भी रहे। इससे सवाल भी आता है कि राष्ट्रपति ने प्रथम आयोग ओबीसी आयोग का गठन किस वर्ष किया था? 1953। याद है? काका कालेकर। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका होगा स्टेट में। तो काका कालेकर कमेटी जो है ये पहला कमेटी था जो कि ओबीसी के लिए गठित किया गया था। इसके बाद फिर तुम देखा मंडल आयोग का गठन हुआ, ठीक है। और मंडल आयोग की सिफारिश पे ही फाइनली 1993 में, किस वर्ष? 1993 में एक अधिनियम पारित हुआ, ओबीसी अधिनियम। क्या पारित हुआ? ओबीसी अधिनियम, ओबीसी आयोग अधिनियम। और उसके तहत पहली बार भारत में एक वैधानिक ओबीसी आयोग का गठन हुआ। पर अभी भी वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। तो ओबीसी आयोग कब गठित हो गया? 1993 में। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, ठीक है, एनसीबीसी इसको बोलेंगे ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। क्या बोलते हैं इसको? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? अभी भी अगर पूछेगा तो आंसर करोगे 1993। क्या करोगे? 1993। उसी वक्त आयोग बनाया गया और तब से ये काम कर रहा है, पर संवैधानिक दर्जा भी नहीं था। तो 2018 में, किस वर्ष? 2018 में मोदी जी ने एक बिल लाया और मोदी जी का कहना था कि जब एक हम लोग वैधानिक आयोग गठित कर ही चुके हैं ओबीसी के लिए, क्यों ना इसको संविधान में दर्जा दे दिया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए, ठीक है। अब इसको बदलने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा और ओबीसी को नाराज भी करना पड़ेगा अगर इसको बदलते हैं। तो पहले तो ला देते थे, बीच में खत्म भी कर देते, पता नहीं चलता। पर अब ये संवैधानिक निकाय है और इसको तभी बदला जा सकता है जब एक संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा, ठीक है। संशोधन बिल लाया जाएगा, फिर ये पारित होगा, तभी ये बदलेगा। तो याद रखोगे 2018 में 102वां बिल, ठीक है, 102वें संवैधानिक संशोधन बिल के तहत, क्या 102वां, हाँ ठीक है, 102वां संवैधानिक संशोधन बिल के तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ पे हम लिख भी दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ था? 1993, 1993 नहीं, यही हुआ जी, हाँ ठीक है। हमको लगा हम 193 बोल दिए। 1993 में इस आयोग का गठन हुआ था। संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? 2018 में, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 338B। 338 का तीनों बताओ। 338 में एससी आयोग, 338A में एसटी आयोग और 338B में ओबीसी आयोग। कौन बताएगा कि एसटी आयोग का गठन कब हुआ? कल ही पढ़ा है। किस वर्ष? 1991।
इसका मतलब तुम लोग फोटो क्लिक करते हो और देखते नहीं हो। 2003 या 2? कंफर्म बताओ। 3, ठीक है। 2003 में फाइनली जो एससी आयोग था उसको स्प्लिट किया गया और एक एससी आयोग हो गया 338 और 338 ए हो गया एसटी आयोग। उसी में 2018 में एक नया आयोग जोड़ा गया ओबीसी आयोग, किस अनुच्छेद के तहत? 338 बी के तहत। चलो अब है 103, ये जो हिंदू है, हिंदू बोलते हैं, जो जनरल है उसके लिए ये आरक्षण था। जनरल में ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, नहीं वीकर सेक्शन, ठीक है, बार बार हमको बैकवर्ड ही दिमाग में आ जाता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, और ये जनरल वर्ग के लोग हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है क्या ईडब्ल्यूएस में ओबीसी भी आएगा? इस पर भी केस हुआ है, काहे ओबीसी काहे नहीं आएगा? क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर किए हैं, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में लाइए हम लोग को कम से कम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला नौटंकी मत करो, ओबीसी का आरक्षण अलग से दिया हुआ है, अब यहाँ जबरदस्ती नाक मत घुसेड़ो, कम से कम जनरल को इतना सा रहने दो। पर आज के समय में सबसे अधिक मिसयूज अगर हो रहा है वो ईडब्ल्यूएस का है। तो 130वां संविधान संशोधन 103rd, ठीक है, 103rd जो अमेंडमेंट था वो कब किया गया? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर किस वर्ष किया गया था? 130वां 2019 में। कब किया गया था? 2019 में, ठीक है। और इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया? 10%। यानी जो जनरल वर्ग के लोग हैं और आर्थिक रूप से वो कमजोर है, उनको 10% आरक्षण मिला है। किस संविधान संशोधन के तहत? 130वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में। इसके लिए जो संशोधन हुआ वो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन हुआ। कहां हुआ? अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में, ठीक है। इसके बाद है 104वां संवैधानिक संशोधन बिल, ये आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में, ठीक है, 2019 में। क्या बोले थे? जब सरकार मजबूत होती है तो काफी सारा बिल आता है, ठीक है, 2019 में। और ये प्रभावी हुआ 2020 से। कब से प्रभावी हुआ? 2020 से, ठीक है। और इसमें कहा गया कि एंग्लो इंडियन बाबू साहब जितने हैं अब उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ाए हुए हैं 330, 331, 332, 333, ये 4 अनुच्छेद लगातार याद रखोगे। 330 में एसटी एससी को लोकसभा में आरक्षण, 331 में एंग्लो इंडियन को लोकसभा में आरक्षण, 332 में एसटी एससी को विधानसभा में आरक्षण, और 333 में एंग्लो इंडियन को विधानसभा में आरक्षण। याद है कि नहीं है? याद है ना? ये सब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ये, हाँ बढ़िया से रिस्पॉन्स दो, हाँ याद है, ठीक है। इसमें से कहा गया एसटी एससी तो अपना है, रहने दो, एंग्लो इंडियन हटाओ, ठीक है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया मोदी जी ने। किस वर्ष? 2020 में। किस वर्ष? 2020 में। बिल कब का था? 2019 में। लागू हुआ 2020 में, ठीक है। याद रखोगे 104वें संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि हर 10 साल में रिव्यू होता है। कितने साल में होता है? 10 साल में। तो ये 20 में रिव्यू होना था, ठीक है। तो 20 वाला जो रिव्यू आया, इसमें इन्होंने कहा एसटी एससी का आरक्षण बरकरार रहेगा, टेंशन ना लेना है, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो आरक्षित सीट है लोकसभा और विधानसभा में, इसको हम क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सीट आरक्षित था। कितना सीट आरक्षित था? 2। और विधानसभा में 1 सीट। कितना सीट? 1 सीट। और 2020 के बाद ये जो क्या बोलते हो व्यवस्था था वो रद्द हो गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखोगे 104वां संविधान संशोधन बिल 2019 का लागू हुआ 2020 में, और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण रद्द। एसटी एससी का आगे 10 वर्ष के लिए बढ़ गया। और टेंशन ना लो, एसटी एससी का आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये बना रहेगा। उसके बाद आया 105वां संविधान संशोधन बिल। इसमें तुम्हारे राज्य को स्पेशल पावर मिला, जो कि पहले भी था। अभी तुम देखा होगा ओबीसी आयोग, सॉरी ओबीसी का जो लिस्ट होता है वो केंद्र का अलग लिस्ट होता है, फॉर्म भरने के समय में ही देखना पड़ता होगा, और राज्य का अलग होता है ना। तो राज्य अपना जाति का एक लिस्ट तैयार करता है, भैया हम इस जाति को ओबीसी मानते हैं। केंद्र बोलता है ठीक है हम भी इसको मानते हैं, राज्य बोलेगा हम इसको मानते हैं, केंद्र बोलेगा हम इसको नहीं मानते हैं। बोला ठीक है जाओ अपने यहाँ तुम अपना अलग लिस्ट तैयार करो, हम अपने यहाँ क्या करेंगे? अलग लिस्ट तैयार करेंगे। इसीलिए पहले से केंद्र के द्वारा भी एक लिस्ट तैयार किया जाता था और राज्य के द्वारा भी एक लिस्ट तैयार किया गया था। बीच में इसको खत्म किया गया 102वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 105वें संविधान संशोधन के तहत
ये अधिकार वापस दे दिया गया कि राज्य अपना ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि वर्तमान में ओबीसी लिस्ट कौन तैयार करता है, केंद्र या राज्य, तो बोलोगे दोनों। कौन करता है? दोनों। तो राज्य कौन से संविधान संशोधन के तहत करने लगा? 105वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सा? 105वें। और ये कब आया था? 2021 में। तो 2021 के 105वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों को अधिकार मिला, वह अपने यहाँ पे ओबीसी लिस्ट को तैयार कर सकेगा। किस लिस्ट को? ओबीसी। दो तरह के वर्ग होते हैं, एक होते हैं एसईबीसी और एक होता है ओबीसी। क्या होता है? एसईबीसी और एक होता है ओबीसी। सामान्यतः हम लोग खाली ओबीसी को जानते हैं, लेकिन जो सामाजिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, उसको बोलते हैं एसईबीसी। और जो ओबीसी का मतलब क्या हुआ? अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो हुआ या अन्य पिछड़ा वर्ग हुआ, इसको कहेंगे ओबीसी। तो हम लोग एक वर्ड रट के बैठे हुए ओबीसी। याद रखोगे, राज्य अपना पिछड़ा वर्ग सूची तैयार कर पाएगा। किसके तहत? 105वां। और कौन सा अनुच्छेद में ये पावर मिला हुआ है? कौन सा अनुच्छेद में? केंद्र का चर्चा कहां हुआ है, या एसटी एससी का लिस्ट कहां है? 309 342 में था। ठीक है, 342 ए में ही आएगा। किसमें आएगा? 342 ए। ठीक है, 342 ए, 342 ए। ठीक है, कि राज्य अपना लिस्ट तैयार कर पाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 342 ए के तहत। ठीक है, और किस वर्ष ये पारित हुआ? 2021 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 105। 101 से लेकर 106 तक अच्छे से याद रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 106 जो कि अभी सबसे लेटेस्ट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और अभी आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। 2023 में। कब आया था? 2023। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब मोदी जी हैं तो कुछ तो खास नाम रखवे करेंगे। ठीक है, इसको सिंपल सा रख सकते थे, नारी आरक्षण विधेयक। क्या रख सकते थे? या नारी आरक्षण विधेयक जब पारित हो जाता तो अधिनियम। और इन्होंने थोड़ा सा हैवी बनाया उसको। कैसे बनाया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, अब बच्चा सोचेगा साला ये है कौन चीज? आरक्षण तो दिया नहीं कहीं पे, अब रटना पड़ेगा तुमको। तुम जितना खुश हो रहा है ये नाम देख के, उतना ही तुम्हारे लिए भारी हो गया। अब नाम याद रखना पड़ेगा। क्या पूछेगा? महिलाओं को आरक्षण लोकसभा विधानसभा में किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है? तो नारी शक्ति आरक्षण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सशक्तिकरण अधिनियम। अब वहां फंस जाओगे, तो याद रखना नाम क्या रखा गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिला है। 33% आरक्षण कैसे मिला है? यानी अगर 100 सीट है टोटल, चाहे वह लोकसभा का हो या विधानसभा को, इसमें से 33 सीट महिलाओं के लिए होगा। सवाल ये उठता है, पहले से एसटी एससी के लिए आरक्षित है ना, तो क्या इसमें एसटी एससी का आरक्षण के अलावे 33% शामिल होगा? तो आंसर नहीं। एसटी एससी का जितना आरक्षित है उसमें एसटी एससी महिलाएं होगी 33%। समझ में नहीं आया? अगर मान लो एसटी एससी का आरक्षण सीट तुमको पता है, कितना है एसटी एससी का आरक्षण सीट लोकसभा में? एससी का 84 और एसटी का 47। ठीक है, लोकसभा का अगर बात करें, ठीक है, लोकसभा का, इसमें एससी और एसटी का सीट आरक्षित है। यानी टोटल सीट्स में से 84 सीट पर कौन आएगा? एससी। ये 100% लिख लो एकदम, 84 सीट तो रहना ही रहना है। ठीक है, और 47 सीट पर कौन रहेगा? एससी। अब जो नारी वंदन अधिनियम आएगा, इस 84 का भी 33% होगा। ठीक है, इस 47 का भी 33% होगा। ठीक है, और कुल का भी क्या होगा? 33%। तो एसटी एससी में अपना अपना ले लेगा ये लोग, और जो बाकी बचा उसमें अन्य आ जाएंगे। समझ में आया? यानी ये नहीं होगा कि इसको आरक्षण अलग से देंगे फिर 33% महिलाएं अलग से निकालेंगे। महिला जो 33% है वो इस सब भी शामिल होगा। यही तुम्हारे जॉब में भी होता है। ठीक है, समझ में आया? तो वहां से तुम 33 में माइनस कर दो उसको, यानी टोटल सीट्स में 33 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओबीसी को छोड़ देंगे, एसटी को छोड़ देंगे, फिर महिला 33 आएगी, ऐसा नहीं। वैसे यहाँ पे भी कुल सीट का 33% कौन होगी? महिला होगी। ओबीसी के अंदर ओबीसी, यहाँ तो ओबीसी है नहीं, एसटी एससी के अंदर एसटी एससी का आरक्षण 33% होगा। टोटल मिलाकर महिलाएं 33% होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और प्रावधान किया गया जो कि हर संशोधन में ये होता है कि अगर कुछ प्रावधान लागू कर रहे हैं तो कितने वर्षों के लिए होगा। तो याद रखोगे, सामान्यतः जो लागू हुआ वो 10 वर्ष के लिए था। कितना था? 10 वर्ष। हर 10 वर्ष पे रिव्यू होता था। लेकिन महिला आरक्षण जो लागू किया वो कितने वर्षों के लिए? 15 वर्ष के लिए किया गया। और ध्यान दोगे यहाँ बड़ा अच्छे से याद रखना,
यहाँ पे लोकसभा विधानसभा जो है, यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ध्यान देना, हम लिखे नहीं है, लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ एक थोड़ा सा गड़बड़ी ये है कि ये लोकसभा और विधानसभा जो सीट हम बोले हैं, लोकसभा सभी तो ठीक है, राज्यसभा का विधानसभा भी सभी ठीक है, लेकिन दिल्ली का विधानसभा सिर्फ शामिल है। कौन है? दिल्ली विधानसभा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो लोकसभा केंद्र का हो ही गया, ये राज्य का हो गया, लेकिन यूटी में कौन शामिल है? सिर्फ दिल्ली शामिल है। तो लोकसभा विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण? 33% आरक्षण। क्या ये लागू हो चुका है? आंसर है नहीं, अभी लागू नहीं हुआ है। अगला परिसीमन आयोग का गठन हो जाएगा, इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद ये फाइनली लागू होगा। सामान्यतः जो अगला इलेक्शन होने वाला है तुम्हारा 2029 में, लोकसभा इलेक्शन 2029 में होगा ना, इसमें ये आरक्षण लागू हो जाएगा। यानी क्या मोदी जी गए? ऐसा कैसे बोल रहे हैं जी? तोबा 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 तोबा, ऐसा बात ना बोलो, ठीक है। अभी उम्र ही क्या हुआ है, हंसने खेलने का उम्र है। गजब बात करता है तुम लोग, ठीक है। हम तो गए का मतलब वही समझते हैं, खुशी चार चौगुना कर देता है तुम इकट्ठे। चलो, क्या यहाँ तक पूरी तरह से संशोधन समझ में आ गया? अभी तक पूछा जाए कितने संवैधानिक संशोधन बिल लाए गए? तो 128। कितने लाए गए? 128। कितने बिल लाए गए हैं? 128। बोले थे बिल की संख्या और संशोधन की संख्या दोनों अलग अलग हो सकती है। कैसे? हाँ, जो पारित हो गया वो यहाँ छप जाएगा, जो पारित नहीं हुआ उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मान लो पहला संशोधन बिल आया, पारित हो गया तो पहला संशोधन हो गया, दूसरा बिल आया पारित नहीं हुआ तो संशोधन नहीं हो गया, तीसरा आया पारित नहीं हुआ तो तीसरा बिल हो गया, संशोधन अभी तक कितना हुआ है? 1। चौथा बिल आया, संशोधन हो गया, तो अब संशोधन क्या कहलाएगा? 2, और बिल क्या कहलाएगा? 4। वैसे ही ये संशोधन नंबर 106, लेकिन बिल नंबर 128। कौन सा? 128। बिल नंबर 128, ठीक है, तो याद रखना। संशोधन नंबर तो 106, लेकिन बिल नंबर कौन सा? 128। तो कई ऐसे बिल हुए जो पारित नहीं हुए, इसलिए बिल तो आगे बढ़ते जाएगा संख्या, लेकिन संशोधन जब तक नहीं होगा उसको हम संशोधन नहीं पढ़ेंगे। तो संशोधन अभी तक कितने हुए हैं? 106, लेकिन बिल कितने आ चुके हैं? 128, ठीक है, 128। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं पूरा। 93rd संविधान संशोधन कब हुआ? 2005 में। शैक्षणिक वर्ग के शैक्षणिक संस्थाओं में जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, किसी में भी सुविधा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 15(5), ठीक है। उसके बाद 54वां संविधान संशोधन 94, जो अनुच्छेद 164(1) है उसमें बिहार को हटा दिया गया और बिहार के जगह पे छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल किया गया, और अब इन दोनों राज्यों में एक आदिवासी जो मंत्री है उसकी नियुक्ति अनिवार्य है, बिहार में अनिवार्य नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पहले भी बोले, एक बार हम लोग पढ़ लेंगे सिर्फ बस। उसके बाद 96 संविधान संशोधन में क्या हुआ? उड़िया के जगह उड़िया किया गया, उड़िया के जगह उड़िया किया गया, ठीक है। सवाल जो पूछा है वो ये पूछा है कि 96 संविधान संशोधन किस में हुआ है? 8वीं अनुसूची में। किस में हुआ है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 97 काफी इंपॉर्टेंट है, आज का पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 97th अमेंडमेंट 2011, सहकारी समिति ऐड किए गए। 3 जगह पे चर्चा, भाग 9(b), अनुच्छेद 19(1)(c) और अनुच्छेद 43(b), ठीक है। 99 संविधान संशोधन 2014, कोलोजियम के जगह पे NJAC, 2015 में निरस्त, इसको असंवैधानिक पूरी तरीके से संवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 100वां संविधान संशोधन 2015, 3 बीघा कॉरिडोर किसको दे दिए? बांग्लादेश को। कुछ जमीन हम दिए, कुछ जमीन बांग्लादेश से लिए, हम ज्यादा दिए, बांग्लादेश से कम लिए। और कितने एनक्लेव का आदान प्रदान हुआ? भारत 51 लिया, भारत को मिला कितना? 51, और बांग्लादेश को हमसे कितना मिला? 111, ठीक है। चलो उसके बाद 101 संविधान संशोधन 101वां क्या हुआ? GST लागू, किस वर्ष? 2016 में, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन 2018, OBC आयोग का संवैधानिक दर्जा, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा। क्या बोल रहे हो?
अच्छा लागू जीएसटी 2017 में हुआ। हाँ ये अच्छा जीएसटी नहीं, जीएसटी स्थापना लिख देते हैं, ठीक है, स्थापना, ठीक है, जीएसटी का स्थापना। अब तो अगले क्या बोलते हो, मतलब अगला जो साल आएगा यानी अप्रैल 1 से जो शुरू होगा इसमें लागू होगा ना, तो इसीलिए लागू होगा अगले साल। लेकिन अभी जो हुआ है ये स्थापना बोल देते हैं, जीएसटी स्थापना, लागू नहीं, जीएसटी स्थापना, ठीक है। क्या हुआ इसमें, जीएसटी की स्थापना। 102वां संविधान संशोधन 2018, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ओबीसी आयोग, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, 338 बी के तहत। 130वां संविधानिक संशोधन 2019, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 लागू हुआ 2020। हाँ हम क्या बोल दिए, अच्छा ठीक है, तो विधेयक आया 2019 में, लागू हुआ 2020 में, मतलब प्रभावी हुआ 2020 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण रद्द, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण रद्द, एसटी एससी का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए कंटिन्यू, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन 2021, राज्य अपना पिछड़ा वर्ग सूची तैयार कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा आएगा इसमें, 200 342 ए। 106वां संविधान संशोधन 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके तहत लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण। क्या ये लागू हो चुका है, आंसर है लागू अभी हुआ नहीं है, होगा, एक आध साल में लागू हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए मिलेगा आरक्षण, 15 वर्ष के लिए, शुरुआती में 15 वर्ष के लिए आरक्षण मिलेगा। अच्छा यहाँ से एक चीज याद रखना कि क्या ये पहला प्रयास है महिलाओं को आरक्षण देने का लोकसभा विधानसभा में, तो आंसर है नहीं। पहली बार कब बिल लाया गया था महिलाओं को आरक्षण के लिए, 1996 में। कब लाया गया था, 1996। तो याद रखोगे महिला आरक्षण से संबंधित, नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन ना लो। महिला आरक्षण से संबंधित जो पहला बिल लाया गया था वो लाया गया था 1996 में, पर दुर्भाग्य है हमारा पारित ना हो सका। इसके बाद कई साल जो बिल है वो लगातार आते रहा, पर कभी भी ये फाइनली पारित नहीं हुआ। पारित कब हुआ ये आके, 2023 वाला मोदी जी का बिल। तो याद रखोगे ये पहला बिल नहीं है महिलाओं के आरक्षण के लिए। महिला के आरक्षण हेतु सबसे अधिक प्रयास जो माना जाता है वो है किसका, राजीव गांधी का। किसका है, राजीव गांधी। और कहा यह जाता है कि राजीव गांधी के प्रयासों से ही जो 73वां संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण मिला। बताओगे अनुच्छेद, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण 243 डी, ठीक है, दबे कुछ लोग, ठीक है। तो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के तहत और नगर निकाय के तहत, नगर निगम के तहत आरक्षण पहले से मिला हुआ है। कितना प्रतिशत, मिनिमम 33%। कितना है, मिनिमम 33%। कई ऐसे राज्य हैं जो इससे अधिक भी दिया हुआ है, जैसे बिहार में 50% आरक्षण है। कितना है, 50। तुम्हारे यहाँ जो मुखिया है गिनोगे तो सभी में से 50% मुखिया महिलाएं निकलेगी। क्या निकलेगी, महिलाएं, क्योंकि 50% सीट आरक्षित है किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन में हो चुका है ऑलरेडी लागू, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम में। और अभी जो लागू हुआ 106वां संविधान संशोधन के तहत ये हुआ विधानसभा और लोकसभा, ठीक है। चलिए।